हेलो बच्चों, एसएससी वाला पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल से जुड़ी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएससी सीजीएल के थ्रू आपको कौन कौन सी पोस्ट जो है वो मिल सकती हैं, जानेंगे कि एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल करने के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि एज लिमिट यानी कि जो एज क्राइटेरिया है वो क्या होगा, और कैटेगरी वाइज आपको इसमें क्या क्या रिलैक्सेशन मिलती है, पोस्ट वाइज किस पोस्ट के लिए आपकी जो एज है वो क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि अगर आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्रैक करना है तो जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका क्या होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको जानने का वन बाय वन कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोस्ट की, यानी कि जब हम एसएससी सीजीएल के एग्जाम की बात करेंगे, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म फिल करने के बाद जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको कौन कौन सा डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट मिल सकती है, इसको मैंने एक मतलब सबसे अच्छी पोस्ट, फिर उससे अच्छी मतलब फिर उससे कम अच्छी, फिर उससे कम अच्छी, इस ऑर्डर में मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। हालांकि अच्छा और बुरा ये सब अपनी सोच के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप किस तरीके से चीजों को सोच रहे हो। इसलिए आप इनको उस तरीके से ना देखें, उस नजरिए से ना देखें। मेन मोटिव ये है कि कौन कौन सी पोस्ट आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें नजर आ रहा है क्या, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, जिसको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं एएओ। तो पहला आपका ये है। मैं एक बार सारे नाम आपको गिना देता हूं, फिर वन बाय वन हम लोग आगे आने वाले वीडियो में इन सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन भी करेंगे कि ये क्या होता है, इनका काम क्या होता है, क्या इनके लिए क्वालिफिकेशन, क्या एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, उन सब पे भी हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो पे। दूसरी जो पोस्ट है वो आपका इंस्पेक्टर परीक्षक की है, यानी कि इंस्पेक्टर एग्जामिनर की है, और ये सीबीएसई जो हमारा डिपार्टमेंट है वहां पर होती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जिसको हम सीबीडीटी, ये डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। आयकर निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर कहां पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो ये हमारी नेक्स्ट पोस्ट है। इसके अलावा आपकी अगर हम अगली पोस्ट की बात करें तो यहां पर आप जब एसएससी सीजीएल के थ्रू जब क्वालिफाई करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो सहायक प्रवर्तन अधिकारी यानी कि असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर यानी कि एईओ में भी आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। सहायक केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि जो असिस्टेंट इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। सहायक बन सकते हैं आप, यानी कि असिस्टेंट बन सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है। एएफएचक्यू यानी कि जो एयरफोर्स का हेडक्वार्टर होता है वहां पे असिस्टेंट हो सकते हैं आप। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको हम एमई बोलते हैं, एमईए, और बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम जॉब होता है कि उनका जो सिलेक्शन है वो एमईए यानी कि मिनिस्ट्रियल ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हो, क्योंकि इसके थ्रू आपको फॉरेन में काम करने का मौका मिलता है। इसके अलावा हम बात करें तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक, जिसको हम सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बोलते हैं, और इसका जो डिपार्टमेंट है वो है सीबीईसी। यहां पर आपको सिलेक्ट होने का मौका मिलता है। अगली पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो निवारक अधिकारी निरीक्षक यानी कि जो प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है ये, और कौन से डिपार्टमेंट में, सीबीईसी डिपार्टमेंट में ये भी आपकी जो है वो जॉब होती है। अगर मैं अगली की बात करूं तो यहां पे आप असिस्टेंट बन सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, सहायक बन सकते हैं यानी कि असिस्टेंट बन सकते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको हम आईबी बोलते हैं। सहायक अनुभाग अधिकारी यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसको हम एएसओ बोलते हैं, और सीएसएस ये हमारा डिपार्टमेंट का नाम है। इसके बाद निरीक्षक आप यानी कि इंस्पेक्टर बन सकते हैं, कहां पे, नारकोटिक्स विभाग में। नारकोटिक्स काफी फेमस नाम है, और अभी जब हम लोग लॉकडाउन पे देख रहे थे तो लॉकडाउन में ये नारकोटिक्स विभाग जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में रहा, चाहे वो रिया चक्रवर्ती का केस रहा हो, या वो आर्यन खान का केस रहा हो, ऐसे बहुत सारे केस थे जहां पे हम लोगों ने इसको काफी ज्यादा सुना। तो आप रुतबा इसका जान सकते हो कि नारकोटिक्स में होना, इंस्पेक्टर होना आपके लिए कितना रुतबे की बात है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो आप सहायक यानी कि असिस्टेंट बन सकते हैं, कहां पे, अदर मिनिस्ट्री, जिनका नाम मैंने यहां पे नहीं लिखा है। अगली पोस्ट जो है वो आपकी उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर की है, कहां पे, एनआईए में, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है ये। इसमें आप सब इंस्पेक्टर के पद पर पोस्टेड हो सकते हैं। अगर मैं अगली वैकेंसी की बात करूं तो आप सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं, किसमें, सीबीआई की पोस्ट पर जो है वो पोस्टेड हो सकते हैं। फिर अगली बात करते हैं तो आप असिस्टेंट बन सकते हैं अदर मिनिस्ट्रीज में, जिनके मैंने नाम नहीं लिखे हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की बात मेरे भाई करें तो अगला पोस्ट में नंबर आता है आपका मंडल लेखाकार यानी कि डिविजनल अकाउंटेंट इन कैग। कैग का मतलब होता है कंट्रोलर
ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, कैग, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, यानी कि बहुत बड़ी पोस्ट होती है अपने आप में। उस कैग के अंडर आपका काम करना अपने आप में एक रुतबे वाला काम है। तो उसमें आप डिविजनल अकाउंटेंट के पोस्ट पर जो है वो पोस्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम वैकेंसी की बात करें तो सांख्यिकीय अन्वेषक आता है, इसको हम स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं। नेक्स्ट में आपका निरीक्षक है, इंस्पेक्टर में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट में बात करें तो अगली जो पोस्ट है वो हमारे पास सब इंस्पेक्टर की है। कहां पे? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। देखिए मैंने इंस्पेक्टर भी बताया था, अब हमारे पास ये नार्कोटिक्स में क्या आ गया? उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर भी आ गया। लेखाकार यानी कि अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट में आप पोस्टेड हो सकते हैं अंडर सीजी एंड अदर। ठीक है, अकाउंटेंट तो आप समझते हो सकता है लेखाकार नहीं जानते हो, लेकिन अकाउंटेंट जो है वो सभी बच्चे समझते होंगे। अगर हम अगली पोस्ट की बात करें तो उसमें आता है आपका वरिष्ठ सचिवालय सहायक यानी कि सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। इस पर भी आप पोस्ट हो सकते हैं। संकलक यानी कि कंपाइलर, कहां पे? रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया। जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, बहुत बड़े डिपार्टमेंट है ये सारे मेरे भाई। ठीक है, लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर बन सकते हैं आप सी में, कैग में। और लेखा परीक्षक आप सीजीडीसीए में भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है, पोस्ट एक ही है लेकिन डिपार्टमेंट क्या है? अलग अलग है। इसके अलावा ये हमारे पास सीजी है, इसमें भी सेम पोस्ट है, डिपार्टमेंट अलग है। टैक्स असिस्टेंट, देखो एक तो टैक्स इंस्पेक्टर था, अब बात करें मैं टैक्स असिस्टेंट की, डिपार्टमेंट वही है, सीबीईसी, है ना। और इसके बाद टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी में, यह सीबीडीटी में एक डिपार्टमेंट है, सीबीईसी एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब अगला जो काम है वो क्वालिफिकेशन। तो ये सबसे पहले यहां तक हमने बात करी किसकी? पोस्ट की, यानी कि कौन कौन सी पोस्ट आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू मिल सकती हैं। बहुत सारी पोस्ट हैं, इसमें से बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे नाम आपने नहीं सुने होंगे। ठीक है, मैंने कहा कि आगे आने वाले वीडियोस में मैं आगे सारी पोस्टों के बारे में डिटेल में भी आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करेंगे अब अगला कि इनके अगर हमें इसमें सेलेक्ट होना है तो इसके लिए क्वालिफिकेशन हमारी जो है वो क्या होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन हो कि हम लोग इस एग्जाम में सेलेक्ट हो पाए। तो अब देखिए यहां पर अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आप जो है वो असिस्टेंट ऑडिट या अकाउंट ऑफिसर बनना चाहते हैं। ठीक है, इसको मैंने अभी बोला था आपको, एएओ बोलते हैं हम लोग इसको शॉर्ट में। तो इसके लिए मेरे भाई क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो आप सबसे पहले समझ लीजिए। बैचलर डिग्री होना चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरा यहाँ पे एक प्रिफरेशन किस जो प्रिफर किया जाएगा, यहाँ पे वो प्रिफर किसको किया जाएगा? अगर आप सीए हैं, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट हैं, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में, अकाउंटेंट में और कंपनी सेक्रेटरी में और एमकॉम किया है, मास्टर किया है बिजनेस स्टडी में, या फिर आपने एमबीए किया है फिनेंस में, या फिर आपने मास्टर किया है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, मतलब अगर आपके पास ये डिग्री है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाता है और आपका भी हो जाता है, तो आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपके पास इनमें से कोई डिग्री होगी, मेरे को बाद में मतलब प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, अगर आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर यानी कि जेएसओ में जाना चाहते हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है? बैचलर डिग्री होना चाहिए आपकी, किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से, लेकिन क्राइटेरिया है कि कम से कम 60% आपका जो है वो होना चाहिए। और मैथमेटिक्स होना चाहिए किसमें? इन 12th ग्रेड, यानी कि या तो आपके पास 12 में मैथ हो और 60% हो आपका ग्रेजुएशन में किसी भी स्ट्रीम के साथ, आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। या फिर क्या हो? या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसके साथ? स्टैटिक्स के साथ, और एक ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हो उसके साथ, मतलब स्टैटिक्स का जो सब्जेक्ट हो, मतलब स्टैटिक्स हो एज अ सब्जेक्ट हो आपका ग्रेजुएशन में, एक सब्जेक्ट आपका हो, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब दो क्राइटेरिया हो गए, या तो इंटर पास कर लो मैथमेटिक्स के साथ 60% के साथ तो फॉर्म भर सकते हो, या फिर आपको स्टैटिक्स के साथ ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट स्टैटिक्स लेना पड़ेगा, चाहे वो आपका किसी में भी हो, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे, मतलब इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगला है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इसकी पोस्ट अगर आपको इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना है तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी फील्ड में। ठीक है, और किसके साथ? स्टैटिक्स एज अ वन ऑफ द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। इसका मतलब ये दोनों जो पोस्ट हैं इसमें आपको स्टैटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। हालांकि पहले वाले के लिए कंपलसरी नहीं है, पहले वाले में अदर क्वालिफिकेशन भी अगर आप परचेज करते हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास अदर क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी पोस्ट मैंने आपसे इससे पहले चर्चा की उनके लिए आपने कोई भी डिग्री ली हो, बस आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, क्योंकि सीजीएल का नाम ही है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो आपको सिंपली ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे आपने बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीबीए किया हो, बीसीए किया हो, बीटेक किया हो, कुछ भी किया हो, अगर आप सिंपली ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर पा रहे होंगे।
ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया पे कि किस पोस्ट के लिए हमारा जो एज क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। तो आप देखें, अगर आप अकाउंटेंट पे जाना चाहते हैं, अंडर कैग अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, ये हमारे पास यहां पे लिखा है टैक्स असिस्टेंट, ऑडिटर, है ना, ये अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हैं। तो इसके लिए जो उम्र है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक की जो है वो उम्र होनी चाहिए। अगर आप असिस्टेंट बनना चाहते हैं अदर मिनिस्ट्री जैसे डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्पेक्टर पोस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो इसके लिए आपकी उम्र जो है वो 18 से 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करूं, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस यानी कि सीएसएस में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में बात करूं, असिस्टेंट बात करूं मैं अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ और सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। मतलब अगर इतनी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो इसके लिए आपका जो एज क्राइटेरिया होगा वो मिनिमम होगी 20 और मैक्सिमम होगी कितनी, 30, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी पोस्ट है उनके लिए हमारे पास देखो क्या है, 18 से 30 है, और 18 से 32 किसके लिए, 32 साल तक आप किसके लिए भर सकते हैं, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जिसको हम JSO बोलते हैं। यानी कि जो भी बच्चे JSO के लिए अप्लाई करेंगे वो 32 साल की उम्र तक जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहां पर मिनिमम एज क्राइटेरिया कितना है, 18 है, और मैक्सिमम कितना है, 32 है। हालांकि 18 सारी मतलब सारी पोस्टों के लिए है, केवल एक को छोड़कर जो यहां पे मैंने लिखी है इस कॉलम में, और मैक्सिमम देखोगे तो लगभग सभी में कितना है, 30 है, केवल इसको छोड़कर। इसमें आपकी कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 27 होना चाहिए। तो 18 से 32 के बीच आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो आप देखो SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब 32 + 5 कितना, 37 हो गया। 37 साल तक फॉर्म भर सकता है SC ST का कैंडिडेट। OBC का भर सकता है 32 + 3 यानी कि 35 साल की उम्र तक। ऐसे ही अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है जनरल कैटेगरी से तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी OBC से हैं तो आपको 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब है जिनको हम फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट बोलते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको इतनी उम्र की जो है वो छूट मिलती है। जनरल वालों को 10 साल की, OBC वालों को 13 साल की, और SC ST वालों को 15 साल की। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो जम्मू और कश्मीर का डोमिसाइल रखता हो, ठीक है, और इस देश से इस देश के बीच उसका क्या हुआ हो, जन्म हुआ हो, तो उसको 5 साल का एज में क्या मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। डिफेंस पर्सनल है अगर कोई तो उसको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और अगर SC ST है डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड से तो उसको 8 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये हमारे पास एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है जो अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग तरीके से मिलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न आपका 2 तरीके से होगा, मतलब टियर 1 होगा, टियर 2 होगा। टियर 2 में क्या क्या चीजें होंगी इसकी बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं टियर 1 की। तो टियर 1 का जो एग्जाम पैटर्न है मतलब ये सभी के लिए है, ये सारे लोगों को ये टियर 1 देना है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सारे लोगों के लिए कंपलसरी है। इसमें मेरे भाई जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इससे 25 क्वेश्चन मिलेंगे जिसके टोटल मार्क्स होंगे 50। 25 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस से मिलेंगे और इसके मार्क्स भी कितने होंगे, 50 होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 नंबर। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, और उसके लिए आपको कितना मिनट का टाइम मिलेगा, 60 मिनट का टाइम मिलेगा। मतलब 1 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 200 नंबर का पेपर। और प्रीलिम्स एग्जाम में, इसको प्रीलिम्स एग्जाम भी बोलते हैं या टियर 1 एग्जाम बोलते हैं, तो टियर 1 में 0.05 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन आप गलत करके आते हो तो 0.50 आपको नेगेटिव मार्क उस पर मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं टियर 2 एग्जाम की। तो देखिए टियर 2 एग्जाम अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे तो सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ये समझ लो। टियर 2 का जो एग्जाम है वो 3 फेज में कंडक्ट किया जाएगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 जो है वो सभी के लिए कंपलसरी है, कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, मतलब ये सभी को देना। पेपर 1 सभी को देना है। पेपर 2 केवल उन कैंडिडेट को देना है जिन्होंने अप्लाई किया है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए यानी कि JSO के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो पेपर 3 है वो केवल उनको देना है जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है।
अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कोई व्यक्ति मान लीजिए ऐसा है जो सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो उसको पेपर 1 भी देना है, पेपर 2 भी देना है और पेपर 3 भी देना है। सभी की ड्यूरेशन दी है, सभी की ड्यूरेशन दी है। क्या सर ये एक ही दिन होंगे? ना ना, अलग अलग दिन होंगे, ये अलग होगा, ये अलग दिन होगा, ये अलग दिन होगा। ठीक है, तो 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट आपका पेपर 1 कंपलसरी है सारी पोस्ट के लिए। दूसरा जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, इसका भी ड्यूरेशन वो 2 आवर्स है, इसका ड्यूरेशन भी 2 आवर्स है, इसका 2 घंटे 30 मिनट है, मतलब 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका पेपर नंबर 1। और पेपर 2 और पेपर जो 3 हैं ये आपके कितने घंटे के होंगे? 2-2 घंटे के होंगे। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो पैटर्न होगा एग्जाम पैटर्न वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम पेपर 1 के एग्जाम पैटर्न की बात करें, टीयर 2 का पेपर 1। तो टीयर 2 का पेपर 1 जो है वो 3 सेक्शन है इसके, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। 3 सेक्शन में ये पेपर बटा होगा, जिसमें मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। तो यहां पे क्या क्या होगा वो समझ लो। मैथ्स आएगी, और मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 90 नंबर के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? तो आप कहोगे सर 3 नंबर का। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई अगर मैं रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस की बात करूं तो यहां पे 30 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के होंगे? 90 के। यानी कि यहां पर भी एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 मार्क्स का होगा। अगर मैं बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की, तो यहां पे 45 क्वेश्चन आएंगे, 135 नंबर के होंगे। ये भी कितने के होंगे? एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस यहां पे आएगी, यानी कि जीके जीएस जिसको आप बोलते हैं। तो यहां पर ये भी क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 25 क्वेश्चन यहां से आएंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के होंगे? 60 नंबर के। मतलब ये भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर केवल क्वालिफाइंग है, मतलब इसके मार्क्स जो हैं वो आपकी कट ऑफ में नहीं जुड़ेंगे, केवल आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। और किसके लिए कितना टाइम मिलेगा? सेक्शन 1 के लिए 1 आवर का समय है, सेक्शन 2 के लिए भी 1 आवर का समय है, और जो आपके पास ये कंप्यूटर नॉलेज है उसके लिए 15 मिनट आपको मिलेंगे। और 15 मिनट आपको किसके लिए मिलेंगे? डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जिसमें आपको 1 डेटा एंट्री का टास्क रहेगा, और ये भी क्वालिफाइंग है। और कितने का? 15 मिनट का। तो आप देखो 2 घंटे यहां पे, 15 मिनट 15 मिनट यहां पे, यानी कितने हो गए? 30 मिनट। तो ये 2 घंटे 30 मिनट का पेपर एक साथ ही होगा। मतलब ये सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ सॉल्व करने हैं। और जो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है ये भी आपका सेम उसी समय पे होगा, जिसमें एक टास्क दिया जाएगा आपको, कुछ स्क्रीन पर डेटा होगा, उसको आपको क्या करना होगा? टाइप करना होगा सिंपली। तो ये भी तुरंत आपका वहां पे ही होने वाला है। और इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि यहां पे नेगेटिव मार्किंग है किसकी? 1 मार्क की, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, मतलब अगर आप कोई गलत करोगे तो 3 नंबर वो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा जाएगा, मतलब 4 नंबर आपके चले जाएंगे। ठीक है, और कहां कहां ये लगेगा? सेक्शन 1 में लगेगा, सेक्शन 2 में लगेगा, और मॉड्यूल 1 का जो सेक्शन 3 है, मतलब मॉड्यूल 1 है जो सेक्शन 3 का, उसमें भी ये क्या होगा? अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1, मतलब कंप्यूटर में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है, कहने का मतलब यह है। कंप्यूटर में भी क्या है? नेगेटिव मार्किंग है, उसका कहने का मतलब यह है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पेपर 2 और पेपर 3 की। तो पेपर 2 में किसका पेपर होगा? स्टैटिक्स का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर, मतलब यहां पे एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। 2 घंटे आपको इसके लिए मिलेंगे। और पेपर जो 3 होगा उसमें जनरल स्टडीज से रिलेटेड जो चीजें हैं वो पूछी जाएंगी, और किस पर बेस्ड होंगी? फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पे। 100 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, 200 नंबर के, यानी कि यहां पर भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो टोटल पेपर कितने का होगा? 2 घंटे का। यहां पर अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.50 की यहां पर भी क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। जहां पर 2 नंबर का क्वेश्चन है वहां पे 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है, और जहां पे 3 नंबर का क्वेश्चन है एक, वहां पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि सीजीएल में कौन कौन सी पोस्ट आपको मिलती है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या आपको एज में रिलैक्सेशंस मिलेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है, टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न क्या है, टीयर 2 में कितने एग्जाम होते हैं, कितना समय मिलता है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई है। इसके अलावा और ऐसे ही वीडियो के साथ मैं आपसे आगे भी जुड़ता रहूंगा। तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे मैं उस पर वीडियो लेकर आपके लिए आ पाऊँ। इस सेशन में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल।